हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम विलयन के रूप में जानते हैं उसके अगले क्लास को लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं क्वथनांक और साथ ही साथ हम कवर करेंगे स्थिर क्वाथी विलयन को भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि क्वथनांक होता क्या है। तो आइए बेटा, हम पहले अगर हम एक बर्तन ले लें और इसमें हम कोई भी द्रव भर देते हैं। देखिए, हम इसमें जल भर देते हैं। हमने एक बर्तन लिया है और उसमें हमने भर दिया है जल। अब इसको हम गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से या किसी भी आग के स्रोत की सहायता से इसको हम गर्म करते हैं। अगर इसको हम गर्म करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब यह जल उबलने लगेगा। ठीक है, इसके टेम्परेचर भी बढ़ते जाएंगे। जैसे शुरू में इसके टेम्परेचर कुछ और रहे होंगे, लेकिन जब हम इसको गर्म करते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर यह पानी उबलने लगेगा या यह जल उबलने लगेगा। जिस टेम्परेचर पर यह जल उबलने लगता है उसी को हम कहते हैं बेटा क्वथनांक। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर यह पानी या कोई भी द्रव उबलने लगता है उसी को हम कहते हैं क्वथनांक। फिर से समझते हैं, अगर किसी भी द्रव को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका तापमान बढ़ेगा और उसका तापमान अगर हम बढ़ाते रहें तो एक निश्चित तापमान पर एक ऐसा तापमान आएगा जिस पर वह जल उबलने लगेगा और जिस तापमान पर वह जल उबलने लगेगा वही उसका क्वथनांक कहलाता है। ये तो हम छोटे थे तब से पढ़ते आए हैं, लेकिन अब चूंकि 12वीं का केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो अब हमको ये समझना होगा कि क्यों उस तापमान पर जल उबलने लगता है। अब उसके पीछे का रीजन भी हमको पढ़ना है कि अगर मान लीजिए 100 डिग्री पानी का क्वथनांक होता है तो क्यों 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, क्या कारण है। तो इसके लिए अभी आप पीछे वाष्पदाब पढ़कर आए हो। ठीक है, उस लॉजिक से हम इसको क्वथनांक को परिभाषित करेंगे। आइए, अगर मान लीजिए बेटा एक पात्र में हमने जल लिया हुआ है। ठीक है, एक पात्र में हमने जल लिया हुआ है और इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म करते हैं तो हमने जब वाष्पदाब पढ़ाया था तो बताया था कि अगर किसी भी द्रव को गर्म करेंगे तो उसका वाष्पदाब बढ़ेगा। हमने बताया था कि वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक था कि अगर द्रव के अंदर के अणुओं के बीच का आकर्षण बल अगर कम रहेगा तो उसका वाष्पदाब ज्यादा होगा। और दूसरा कारक था ताप। अगर किसी भी द्रव का या किसी भी विलयन का हम ताप बढ़ाते जाएंगे तो उसका वाष्पदाब बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर किसी भी द्रव का हम तापमान बढ़ाएंगे ना तो उनके जो कणों के बीच की गतिज ऊर्जा है ना वो बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण वो वाष्पित होने लगते हैं। अच्छा, जब वाष्पित होंगे तो जितना ही वाष्प के कण इसके सतह के ऊपर रहेगा उतना ही ये कण इसकी सतह पर प्रेशर लगाएंगे, यानी उसका वाष्पदाब बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला जुला के साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो अगर किसी भी द्रव को या किसी भी विलयन को अगर गर्म करे ना तो उसका वाष्पदाब बढ़ेगा। ये एक लाइन की बात है। किसी भी द्रव को या किसी भी विलयन को अगर हम गर्म करें तो उसका वाष्पदाब बढ़ेगा। ठीक है बेटा। दूसरा एक और दाब इस पर काम करता है, वो है वायुमंडलीय दाब। जो वायुमंडल हमारे ऊपर है, आप लोग तो जानते हैं वायुमंडलीय दाब हर वस्तु के ऊपर काम कर रही है। हमारे ऊपर भी वायुमंडलीय दाब काम कर रही है। तो हर सतह के ऊपर वायुमंडलीय दाब काम कर रही है। तो इस पानी के सतह के ऊपर भी वायुमंडलीय दाब काम कर रही है। ओके बेटा, यहां पर दो प्रेशर काम करने लगी। एक तो रहा कि वाष्पदाब, इस द्रव का वाष्पदाब काम कर रहा है और दूसरा है वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि कितने दाब काम कर रहे हैं तो उसका जवाब है कि यहाँ पे दो दाब काम कर रहे हैं, एक वायुमंडलीय दाब और दूसरा वाष्प दाब। तो बेटा अगर वाष्प गर्म करते रहेंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। अभी हमने पीछे भी पढ़ाया, यहाँ भी पढ़ाया। अब इस विलयन को मैं या द्रव को गर्म करता गया
तो इसका वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब वाष्प दाब बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के। जब वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा, वायुमंडलीय दाब जितना भी है उसके बराबर आ जाएगा। और जिस कंडीशन में यह होगा कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उसी समय यह द्रव तुरंत उबलने लगेगा। ठीक है, यानी यह द्रव कब तक नहीं उबलेगा, तब तक नहीं उबलेगा जब तक इसका वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए। तो क्वथनांक का एक नया परिभाषा यहां से मिल जाता है। अब आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया ना कि क्यों तापमान बढ़ाने से द्रव उबलने लगता है। उसका रीजन है कि तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है, और जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह जल क्वथन करने लगता है, या वह द्रव या वह विलयन क्वथन करने लगता है। तो इसी बेस पर यह परिभाषा लिखा गया है बेटा, ये इसको पढ़ते हैं। लिखा गया है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो वह ताप कितना गर्म करने पर, अब पता चला कि जब इसको मापा गया तो पता चला इस समय 100 डिग्री टेम्परेचर था, तो घोषित कर दिया गया कि जल का ताप क्वथनांक 100 डिग्री होता है, क्योंकि 100 डिग्री पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हर द्रव का अलग अलग क्वथनांक है और हर विलयन का अलग अलग क्वथनांक है। तो क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है, वही उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है बेटा, अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बेटा अगर मान लीजिए एक बर्तन है, ये हमारा बर्तन हो गया, और इसमें हम कुछ पका रहे हैं, कुछ भी हम इसमें पका रहे हैं, खाना पकाने का काम तो हमारे घर में रोज होता है, तो इसमें हम कुछ पका रहे हैं। अब देखिए, इसको हम यहां से गर्म करते हैं, खाना पकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा जिस समय ये अभी तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जरूर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वाष्पित होंगी, इसका वाष्प दाब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। एक समय आएगा कि इसका वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, और फिर वो वाष्प क्या होंगी, तुरंत उड़ने लगेंगी। उसके बाद वो वाष्प रुकेंगी नहीं, उसके बाद वो वाष्प उड़ने लगेंगे, क्योंकि जो ऊपर का दाब है ना बेटा, प्रेशर है ना, उससे ज्यादा प्रेशर नीचे का हो गया है, तो वो भाप रुकने वाला नहीं है, वो उड़ने लगेगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप यहां से जितनी ऊर्जा या उष्मा इसको दे रहे हैं ना, वो सब उष्मा वातावरण में चलता जाएगा, और ये आपका खाना पकना बंद हो जाएगा, या यूं कहें कि बहुत स्लो हो जाएगा। फिर से समझते हैं, अगर एक खाना हम पका रहे हैं और इसको हम यहाँ से आग के माध्यम से या किसी माध्यम से इसको ऊर्जा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो थोड़े समय तक तो ये ठीक रहेगा, तब तक जब तक कि वायुमंडलीय दाब अधिक है या ऊपर का दाब अधिक है, जब तक वो प्रेशर किया है इस वाष्प को, तब तक ये खाना पकेगा, या तब तक उष्मा इसको मिलती रहेगी। लेकिन एक समय आएगा जब इधर के वाष्प का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, और वो फिर वाष्पित होने लगेंगी, और तब जितना भी यहाँ से आप उष्मा देंगे वो सभी वातावरण को मिलने लगेगा, इसको बहुत कम मात्रा में मिलेगा, और खाना आपका बहुत लेट से पकेगा, क्योंकि उसको पकने में जो कह सकते हैं कि उसको जो मिलने वाली उष्मा है वो मोस्टली वातावरण में खर्च होने लगेगी या वायुमंडल में खर्च होने लगेगी। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम इसके ऊपर एक ढक्कन डाल देते हैं। अब ढक्कन डालने से क्या होता है, ढक्कन डालने से इसके अंदर का जो प्रेशर होता है ना, वो ज्यादा हो जाता है वायुमंडलीय दाब से। बस समझने का प्रयास करिए। अब इसके ऊपर का प्रेशर है ना, इसके ये ढक्कन खुद उस पर प्रेशर बना रहा है, तो यहाँ पे जो वातावरण है उसका प्रेशर कुछ ज्यादा होता है इस बाहरी वातावरण से। ऐसे कंडीशन में अब इस वाष्प को का प्रेशर ज्यादा होने में कुछ समय लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, हम गर्म करते रहेंगे तो वो भी वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा अब, और जब तक ये काम होगा तब तक हमारा खाना पक जाएगा। यानी कि अगर हम इसके ऊपर कोई ढक्कन डाल देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है
यहाँ इसके अंदर के जो वायुमंडल है, इसके अंदर का जो स्थान है, वो अभी तो प्रेशर बना रहा है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और इस प्रकार वाष्प का जो प्रेशर है उसको बढ़ने में टाइम लगता है, और तब तक हमारा खाना पक जाता है। और दूसरा आपको उदाहरण मिल जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए बेटा एक आदमी है जो पहाड़ पे भोजन पकाता है, मान लीजिए ये हमारी पहाड़ी है और यहाँ पर कोई आदमी भोजन पका रहा है, ठीक है, और एक आदमी बेटा यहाँ भोजन पका रहा है। अब अंतर क्या है दोनों का, यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ऊपर है तो बहुत वायुमंडलीय दाब इस पर बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी जो गहराई में है तो ज्यादा वायुमंडल का दाब इसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ का वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, इस पर कम वायुमंडलीय दाब है, तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो अब इसका वाष्प दाब अधिक तो होना शुरू होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब भी ज्यादा है, तो इतना जल्दी वो कंडीशन नहीं आएगी जिसमें वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है, वो कंडीशन इतना जल्दी नहीं आएगा, ठीक है, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तब तक कुछ भोजन हमारा पक जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आदमी बैठ के भोजन पका रहा है उसका तो वायुमंडलीय दाब बहुत कम है, ये ज्यों ही गर्म करना स्टार्ट करेगा त्यों ही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी, और जब बराबर हो जाएगी बेटा तो वाष्प वातावरण में जाना प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद जितनी भी ऊष्मा ये देगा सब वातावरण में जाने लगेगा। इसीलिए जो पहाड़ के ऊपर आदमी बैठा है उसको ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा भोजन को पकाने के लिए, जो आदमी नीचे बैठा हुआ है उसको कम ऊष्मा खर्च करनी पड़ेगी भोजन को पकाने के लिए। तो ये सब क्वथनांक का एक मैटर है बेटा, और ये हमने कुछ उदाहरण दिया, लोकल उदाहरण जो आपके घरेलू जिंदगी से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं इसके द्वारा आप क्वथनांक को समझ पाए होंगे। तो क्वथनांक क्या होता है, एक बार चलते चलते फिर से, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है वही उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं स्थिर क्वाथी विलयन क्या है, ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। हाँ देखिए बेटा, तो हमारे सामने एक प्रश्न है, स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है। तो आइए समझते हैं स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है। जैसे बेटा मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया है जल, और आप भी जानते हैं कि जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी प्रकार एक दूसरे पात्र में हमने ले लिया है एथेनॉल, यहां पर हमने ले लिया है एथेनॉल, और इसका टेम्परेचर होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका क्वथनांक 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि यह 78.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात यह 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलने लगता है। अब अगर इसको हम आपस में मिला दें, देखिए अगर हम इसको आपस में मिला देते हैं तो एक विलयन बन जाएगा, और इस विलयन को अगर हम गर्म करें, इस विलयन को अगर हम गर्म करें तो अगर जब गर्म करते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे ही 78.5 डिग्री सेल्सियस आएगा टेम्परेचर, वैसे ही एथेनॉल इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस पर उबलने लगेगा और वाष्पित होने लगेगा। तो जैसे ही 78.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो इसको, जल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एथेनॉल इसमें से निकलने लगेगा, यानी अलग होने लगेगा, और कुछ समय बाद सारा एथेनॉल इसमें से खत्म हो जाएगा और केवल इसमें जल बचेगा, और उसमें कुछ नहीं बचेगा। एथेनॉल तो उड़ जाएगा, क्योंकि 78.5 डिग्री सेल्सियस पे ही वो उबलने लगता है, और यहां पर बच जाएगा केवल जल। यानी कि अगर दो विलयनों में से द्रव को अलग करना, किसी खास द्रव को अलग करना है, तो यह विधि उपयोग में काम आने पर लाई जा सकती है। जैसे कि अगर जल और एथेनॉल में से आप चाहें कि हमको केवल जल मिल जाए, एथेनॉल अलग हो जाए, जल अलग हो जाए, तो इस विधि से आप जल में से एथेनॉल को अलग कर सकते हैं, और यह विधि कहलाता है प्रभाजी आसवन विधि। ये भी याद करिएगा आप लोग, बहुत जगह पूछा जाता है, बेसिक साइंस का, एक कह सकते जनरल साइंस का प्रश्न है, प्रभाजी आसवन विधि। यानी कि जब
दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव आपस में मिले होते हैं, उनको हम गर्म करके उनको अलग अलग कर सकते हैं। किस विधि से? प्रभाजी आसवन विधि से। ठीक है बेटा। लेकिन अगर यहां पर हम 95.5% एथेनॉल ले लें और बचता है 4.5%, इसको हम जल ले लें। ठीक है, 95.5% एथेनॉल ले लें और 4.5 यानी 4.5% हम जल ले लें। अब इसका एक विलयन बना लें, ऐसे इसका विलयन बना लें। अब इसको अगर हम गर्म करेंगे ना, तो ये दोनों साथ साथ 78 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेंगे। ये दोनों साथ साथ। एक कंडीशन हमने बना दिया कि एथेनॉल का 95.5% हिस्सा ले लिया और केवल 4.5% जल ले लिया। इस कंडीशन में अगर इस विलयन को हम मिलाकर उसको उबालेंगे तो ये जल और एथेनॉल दोनों साथ साथ 78 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेंगे। यानी कि अब इनका क्वथन साथ साथ होता है। ठीक है, इनका क्वथन अब साथ साथ होने लगा और इसको हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अब अलग अलग नहीं कर सकते। अब अगर हम चाहें कि एक एथेनॉल को अलग कर लें या जल को अलग कर लें तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों साथ साथ उबलने लगेंगे। तो इसी प्रकार के विलयन को बेटा हम कहते हैं स्थिर क्वाथी विलयन, जिसमें किसी भी विलयन में जितने भी अवयव हैं अगर उनका क्वथन साथ साथ होने लगता है, एक टेम्परेचर पे उनका क्वथन होने लगे, तो इस प्रकार के विलयन को हम बोलेंगे स्थिर क्वाथी विलयन। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार के विलयन में अनुपात का बड़ा महत्व होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसमें एक परसेंटेज हम गड़बड़ा देंगे ना तो इस प्रकार का विलयन नहीं बनेगा। अगर आप चाहिए 90% एथेनॉल ले लें और 10% जल ले लें तो आपका स्थिर क्वाथी विलयन नहीं बनेगा। वो एक खास कंडीशन है, खास परसेंटेज में लेना पड़ेगा अवयवों को, तभी जाकर स्थिर क्वाथी विलयन बनेगा। तो आइए परिभाषा भी पढ़ देते हैं, उसके अनुसार भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है दो द्रवों के, देखिए यहाँ पे एक द्रव ए, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका क्वथन एक नियत ताप पर होता है, बस खत्म हो गया, वही स्थिर क्वाथी विलयन होता है। आगे कुछ विशेषता लिख दी गई है, उसको भी समझाते हैं, लेकिन बस परिभाषा इतना ही है कि दो द्रवों के वे मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथन एक निश्चित टेम्परेचर पे होता है, उसी को कहते हैं स्थिर क्वाथी विलयन। और यहाँ पे कुछ और कंडीशन जोड़ दिया गया है, लिखा है और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन किए वाष्पित हो जाते हैं। ये घटकों का अनुपात है, ठीक है, इसमें बिना परिवर्तन किए ही वाष्पित होंगे, इसमें परिवर्तन करने पे ये एक साथ वाष्पित नहीं होंगे। तो जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन किए ही वाष्पित हो जाते हैं वे स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। ये अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसमें जो ये कारण जोड़ा गया है कि अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं, तो क्यों अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं? अनादर्श विलयन क्या होते हैं? हमने बताया है कि अनादर्श विलयन वे होते हैं जिसमें P इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। आप पढ़कर आए हो। अनादर्श विलयन कौन होते हैं? जिसका कुल वाष्प दाब, ठीक है, उनके अवयवों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर नहीं होता है। तो नहीं होने में दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो P बड़ा होगा PA प्लस PB से, एक कंडीशन ये हो सकता है, और या तो P छोटा होगा PA प्लस PB से। ये भी आप पढ़ चुके हो। अगर P बड़ा है यानी कुल वाष्प दाब ज्यादा आ जाता है अवयवों के वाष्प दाबों के योगफल से, तो हम कहेंगे उसमें धनात्मक विचलन हो रहा है। और अगर P छोटा आ रहा है यानी कम आ रहा है इनके घटकों के या अवयवों के वाष्प दाबों के योगफल से, तो हम कहेंगे कि ऋणात्मक विचलन हो रहा है। लेकिन दोनों ही अनादर्श विलयन के लक्षण हैं। तो क्यों कहा गया कि ये अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं, इसको समझाते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, तो अब ये समझते हैं कि क्यों ये अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक हमने अवयव लिया था जल, और H2O यानी कि जल का हमारा क्वथनांक था 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा हमने अवयव लिया था एथेनॉल, ठीक है बेटा, दूसरा हमने अवयव क्या लिया था? एथेनॉल लिया था, और इसका हमारा क्वथनांक था 78.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा,
क्वथनांक होता क्या है? वह तापमान जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिस पर वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वही उसका क्वथनांक कहलाता है। तो मान लीजिए बेटा, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, ये वायुमंडलीय दाब का लाइन है, ऐसे समझ लीजिए, वायुमंडलीय दाब की ये लाइन है। अब चूंकि जल है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर पहुंचेगा, इसका वाष्प दाब कहां पहुंचेगा? मान लीजिए हम इसको गर्म करना स्टार्ट किए, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किए, तो ये धीरे धीरे, ये वाष्प दाब वाली लाइन है जो मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो ये वाष्प दाब वाली लाइन धीरे 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 बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और जिस कंडीशन में ये इस वायुमंडलीय दाब वाले लाइन के बराबर हो जाएगी ना, यही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर यहीं पे आएगा। ये हमारी वाष्प दाब वाली लाइन है, मैं लिख भी देता हूं, वाष्प दाब। समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारी वायुमंडलीय दाब की लाइन है, ये हमारी वाष्प दाब की लाइन है। जब हम जल को गर्म करना स्टार्ट करे हैं तो ये वाष्प दाब बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 जब ये वायुमंडलीय दाब को टच कर जाएगा, वही उसका क्वथनांक होता है, ठीक है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब चूंकि एथेनॉल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 78.5 था, इसका मतलब क्या हुआ? इसको कम टेम्परेचर की जरूरत है, यानी कि इसका कुछ वाष्प दाब पहले से इससे ज्यादा था वाष्प दाब। सोचिए जरा, इसका वाष्प दाब यहां से यहां तक आया है, 100 डिग्री तक गर्म करना है, इसको केवल 78.5 डिग्री पे गर्म करना है। इसका मतलब कुछ वाष्प दाब इससे ज्यादा इसका था पहले से, तभी तो जल्दी उबल जा रहा है। यानी इसका वाष्प दाब अधिक था, जिसका वाष्प दाब अधिक रहेगा वो जल्दी उबल जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब तो सबके लिए बराबर आ रहा है, वो तो घट बढ़ नहीं, ऐसा नहीं कि जल के लिए अलग वायुमंडलीय दाब है और एथेनॉल के लिए अलग वायुमंडलीय दाब है। तो ये जल्दी क्यों उबल रहा है, ये कम तापमान पर क्यों उबल रहा है? क्योंकि इसका वायुमंडलीय दाब, इसका वाष्प दाब पहले से ज्यादा था, तो इससे ज्यादा इसका वाष्प दाब कर दीजिए। मान इसका वाष्प दाब यहां था, ठीक है बेटा, यहां तक था इसका वाष्प दाब, तो इसको थोड़ा सा ही वाष्प दाब की और जरूरत थी, ये 78.5 डिग्री में ही उसको छू लिया। अब आपने क्या पढ़ा है? अब आपने पढ़ा है कि जब इन दोनों को मिला दिया जाता है ना, तो 78 डिग्री पर ही उबलने लगते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको और कम तापमान की जरूरत है। तो इसका मतलब जो विलयन तैयार हो रहा है, ये तो ए हो गया, ये तो बी हो गया, ये अवयव ए अवयव बी। अब जो विलयन तैयार हो रहा है, इसका मतलब उसका वाष्प दाब और ज्यादा था, उसका वाष्प दाब क्या था बेटा? और ज्यादा था, तभी तो 78 डिग्री में ही उबलने लग रहा है। तो इसका वाष्प दाब थोड़ा हम और बढ़ा कर यहां पर बना रहे हैं, ये इतना ही दूर में उबल गया, इसका 78 डिग्री सेल्सियस ही क्वथनांक होता है। फिर से एक बार दिमाग लगा के समझने का प्रयास करिए। ये हमारा जल था, इसको 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करने पर उबलता है, मतलब इसका वाष्प दाब कम है। ये हमारा एथेनॉल है, ये 78.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, मतलब इसका वाष्प दाब जल से ज्यादा था, तभी जाकर ये 78.5 डिग्री पर गर्म करने पर ही उबलने लगा। और इन दोनों को मिलाकर जो विलयन बनाया गया वो 78 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका जो वाष्प दाब है इन दोनों से ज्यादा है। तो हमने क्या बताया है कि अभी अनादर्श विलयन की सिचुएशन हम बता रहे थे कि अगर P का वैल्यू, ये क्या है बेटा? विलयन का दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब को P से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? P का जो वैल्यू आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है Pa प्लस Pb से, ठीक है, इसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा आ रहा है। तो P का वैल्यू जो आ रहा है Pa प्लस Pb से ज्यादा ही आएगा। और ये कंडीशन किसको शो करते हैं? अनादर्श विलयन को शो करते हैं। ये कंडीशन किसको शो करते हैं बेटा? अनादर्श विलयन को शो करते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि ये अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं। इतनी गहराई में जाएंगे तो ये बात समझ में आएगी। आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो विलयन बन रहा है ना, उसका वाष्प दाब ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी कम टेम्परेचर पे उबल जाए, समझ लो उसका वाष्प दाब ऑलरेडी ज्यादा है। ऐसे आप समझ सकते हो। तो यहाँ लेकिन हाँ, कंडीशन वायुमंडलीय दाब अगर बराबर है तब। अब ऐसा नहीं कि एक को पहाड़ पे उबाल रहे हो और एक को नीचे उबाल रहे हो, तो उस कंडीशन में ये गड़बड़ हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करिएगा। चूंकि P का मान ज्यादा आ रहा है, विलयन का प्रेशर ज्यादा आ रहा है इन दोनों अवयवों के योगफल से, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अनादर्श विलयन को शो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको आप
नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। दो प्रकार के होते हैं, एक है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन और दूसरा है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन। इसको विस्तार में मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूं, केवल एग्जाम्पल देकर यहाँ पे समझाता हूं। जैसे बेटा HNO3 ले लीजिए, HNO3 इसका 68% और पानी ले लीजिए आप 32%। अगर इन दोनों को मिलाकर एक विलयन बना दिया जाए तो इसका जो क्वथनांक आता है वो 395.5 केल्विन आता है। और ये क्वथनांक इन दोनों के अलग अलग क्वथनांकों से ज्यादा है। ठीक है, ये इसका क्वथनांक जितना होता है, इसका क्वथनांक जितना होता है, इन दोनों के क्वथनांकों से ज्यादा है इसका क्वथनांक। तो ऐसा स्थिर क्वाथी विलयन जिसका क्वथनांक उसके अवयवों के क्वथनांकों से ज्यादा है, ऐसा स्थिर क्वाथी, इसको लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। तो ऐसा स्थिर क्वाथी विलयन जिसका क्वथनांक इसके अवयवों के क्वथनांकों से उच्च हो, उसको बोलेंगे उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर फिर वही उदाहरण लेंगे हम, एथेनॉल वाला और पानी वाला H2O, और इसका तो आप जानते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और एथेनॉल का भी जानते हो आप 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को, अभी हमने बताया कि इसका हम 95.5%, सॉरी इसका हम 95.5% और इसका 4.5%, अगर इनको मिला देते हैं तो यहां पर जो विलयन बनता है और उसका क्वथनांक हो जाता है आपका 78 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसका 100 है, इसका 78.5 है, लेकिन ये जो विलयन बन के आ रहा है ना स्थिर क्वाथी विलयन, इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, जो इन दोनों से कम है। तो ऐसा स्थिर क्वाथी विलयन जिसका क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है, उसको बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन। अब इसका अगर डिग्री सेल्सियस, यानी इसका अगर क्वथनांक कम है, मतलब इसका वाष्प दाब उच्च होगा। ठीक है, अगर इसका क्वथनांक कम आ रहा है मतलब इसका वाष्प दाब ऑलरेडी से उच्च होगा। तो ये अनादर्श विलयन की किस कंडीशन को शो करेगा, P बड़ा होगा Pa प्लस Pb से, और इसका क्वथनांक ज्यादा आ रहा है इन दोनों से, मतलब इसका वाष्प दाब कम होगा, यानी कि ये इस कंडीशन को शो करेगा, P छोटा होगा Pa प्लस Pb से। अब बताइए ये किसको शो करता है, ये किसको शो करता है, ये किसको शो करता है, ये सोचने वाली बात है। तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन से बना हुआ है, और ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन से बना हुआ है। एक बात इसमें ये भी छपा हुआ है बेटा, यहाँ ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन से बना है, या अनादर्श द्रव से बना है, या सॉरी द्रव नहीं कहेंगे, विलयन ही कहेंगे, और ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है, ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा समाप्त होता है आपका क्वथनांक और स्थिर क्वाथी विलयन। अब आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को। आप इस सभी जितना भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया उसको उसकी सहायता से अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, और अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।